IBN 7 हौसला है। तो आज का मुद्दा में बात हम करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। 26/11 को दोहराने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। आए दिन अलर्ट जारी होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम सीमाओं पर हलचलें बढ़ा दी हैं। ताजा खबर जो है, गुजरात के समंदर में भी एक संदिग्ध नाव देखी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल पर भारत में 26/11 को दोहराने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। मुस्तैद भारतीय कोस्ट गार्ड ने नापाक हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। जिस वक्त भारत में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी, 30 दिसंबर को जश्न के रंग में भंग डालने की नीयत से कराची से एक नाव भारत के पोरबंदर की हद की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। जब कोस्ट गार्ड ने इसे रोका तो नाव में बैठे लोगों ने खुद को उड़ा लिया। ये तस्वीरें, नाव पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था। 200 नॉटिकल माइल जहां पर ये नाव थी। आपको बता दें, बड़ी मात्रा में अंदर हथियार और गोला बारूद भी था। थोड़ी देर के लिए चेस किया गया इस नाव को, लेकिन उसके बाद जब 4 लोग भी थे, 4 संदिग्ध जो इस नाव के अंदर थे, जब उनको लगा कि वो नहीं बच सकते, उन्होंने इस नाव को उड़ा दिया। हालांकि वो उन चारों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और अगर इस रूट की बात करें तो 26/11 वाला तरीका और वही रूट, यानी उसी को दोहराने की एक तरीके से कोशिश की गई। कोस्ट गार्ड का इरादा यही था कि सुबह होते ही इसको घेर के उन सभी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सुबह होने से पहले उन्होंने खुद को उड़ा लिया। आकाश मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हम कहें कि 26/11 को दोहराने की ये कोशिश थी पाकिस्तान की, जो नाकाम की भारतीय कोस्ट गार्ड ने? ये 26/11 जैसा आतंकी हमला दूसरी बार करने का प्रयास था या नहीं, ये थोड़ी और जानकारी आएगी तब बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन हार्ड फैक्ट्स की ओर एक बार नजर डालिए। ये आधिकारिक रूप से जो कोस्ट गार्ड ने इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर है और उसमें साफ साफ तौर पे कुछ बातें बताई गई हैं। एक बात ये कही गई है कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास केटी नाम का एक बंदरगाह है, केटी बंदर उसका नाम है, और वहां से एक बोट निकली और काफी आगे आ गई थी ये, और जहां भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा है उस जगह पर लगभग वहां ये एंटर करने की कोशिश कर रही थी भारत के इलाके की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी किस तरह से मैप में हम ये बोट दिखा रहे हैं। तो यहां पर ये रात की बात है जब हम सब न्यू ईयर्स ईव मना रहे थे और नए साल की जैसी घोषणा हुई, उस समय पर पूरे भारत में, पाकिस्तान में लोग खुशियां मना रहे होंगे। ये वो समय था 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह से पहले, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का ही ये टाइम था जब सारा ध्यान हट जाता है ऐसे इलाकों से। उस समय पर यह भारत की समुद्री सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 26/11 के हमले से भारत ने बहुत कुछ सीखा है और शायद यही कारण था कि हमारे जो रेडार्स का जाल था उसमें ये बोट आ गई। जब ये बोट नजर आ गई तो इसको बाकायदा एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भेजा गया जो कि अंदर गया और उसने वहां जाके इस बोट को स्पेसिफिक लोकेशन को पहचान लिया। उसके बाद इसका पीछा किया गया और बोला गया इस बोट को कि अब आप रुक जाइए। लेकिन जो लोग इस पर सवार थे, संभवतः आतंकवादी, सूत्र में यह भी कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए आतंकवादी वो हो सकते हैं, वो रुके नहीं और तेजी से भागने लगे। उनको लगा कि भारत पीछा नहीं करेगा, लेकिन भारत के कोस्ट गार्ड्स ने बाकायदा हॉट परसूट किया 1 घंटे तक। 1 घंटे तक इसका पीछा होता रहा बोट का, और उसके बाद रात के अंधेरे में इसको रोक लिया गया। इन्हें रुकना पड़ा और इस बोट के अंदर जो लोग थे उनको बोला गया कि आप कहीं जाएं नहीं, आप कहीं हिले नहीं, आप यहीं पर रहेंगे। जब ये बोट वहां पर रुकी हुई थी उसी समय इस बोट को अंदर से उड़ा दिया गया। एक धमाका हुआ और ये पूरी बोट उड़ गई। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वक्त के फोटोग्राफ्स हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस बोट को उड़ा लिया गया और ये कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 से 4 लोग इस बोट पर सवार थे, लेकिन उनमें से किसी की भी बॉडी अभी तक की जानकारी के मुताबिक अभी नहीं मिली है उस इलाके के अंदर जी। और ये बोट उड़ा दी गई
चिंता की बात यह है कि छिपाने की ऐसी क्या बात थी पाकिस्तान के इस बोट में जो कि केटी बंदरगाह से आई थी, ये भारतीय सीमा में इस तरह से छिपकर प्रवेश क्यों कर रही थी? इसके अंदर ऐसा क्या था जिसको छिपाने के लिए इस बोट को उड़ाना पड़ा? सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान में जो हैंडलर्स थे उन्होंने इस बोट के अंदर सवार लोगों को कहा कि अपने आप को उड़ा ले, और उसके बाद धमाके के साथ ये बोट उड़ गई। आकाश, अगर हम 31 दिसंबर की बात करें या हम देखें कि पिछले कुछ समय से चाहे वो पोरबंदर हो या फिर ये इस एरिया गुजरात के जितने कोस्टल एरियाज हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया था, यानी और ये तीसरी ऐसी एक्टिविटी है इंडियन टेरिटरी में, अगर बात करें 26/11 के बाद बिल्कुल उसी की तर्ज पर ये तीसरी ऐसी एक्टिविटी है जो कि कोस्टल एरियाज में हुई है। देखिए, लंबे समय से सोचा जाता रहा था और खासतौर पर पाकिस्तान को भी एक गलतफहमी थी कि भारत की जो समुद्री सीमा है और समुद्र का रास्ता जो है वहां कई जगह ऐसी हैं भारत में अभी भी जहां से लैंड करके अंदर आया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है अब कि कैसे न्यू ईयर की रात को भी जब हम सब लोग न्यू ईयर की खुशियां मना रहे थे उस समय पर भी अगर कोई सजग था तो हमारी सुरक्षा बल सजग थे, हमारा रेडार सिस्टम सब कुछ देख रहा था, कोस्ट गार्ड के लोग सब कुछ देख रहे थे, और पाकिस्तान की ओर से ये जो बोट थी संभवतः आतंक की बोट कहें तो ये गलत नहीं होगा। जो सारे अभी तक के बातें सामने आई है उनसे यही नजर आ रहा है। दो जगह हो सकती थी। पोरबंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जनवरी को महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक महत्वपूर्ण बात यह है, और वहीं से 200 नॉटिकल माइल दूर इस बोट को इंटरसेप्ट किया गया, तकरीबन 380 के आसपास किलोमीटर दूर, 365 किलोमीटर दूर पोरबंदर से समुद्री सीमा के अंदर। और इसी तरह से अगर ये मुंबई आती या ऐसी किसी जगह पर आती तो वहां भी क्या आतंकी हमले बड़े करने की कोशिश थी पाकिस्तान की ओर से? ये कुछ बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है, और पाकिस्तान के अंदर भी अभी हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल आकाश, आप रहिए। जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं और आकाश ने यही बात उठाई है, क्योंकि बात हमने की कि कोस्टल एरियाज में जिस तरीके से ये तीसरी ऐसी संदिग्ध गतिविधि है जिससे भारतीय कोस्ट गार्ड ने नाकाम किया है। जनक, आपसे जानना चाहेंगे, पोरबंदर में 12 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और उसको लेकर भी अलर्ट जारी किए गए थे, खासतौर पर गुजरात और वहां के कोस्टल एरियाज को लेकर। बिल्कुल, जो देखिए स्पेसिफिक इनपुट एजेंसियों के पास से मिला था, यहाँ तक कि कौन लोग कहाँ से चढ़ने वाले हैं और कहाँ जा सकते हैं, ये इनपुट था। जो मेरे कोस्ट गार्ड के सूत्रों से बात हुई उसके मुताबिक 31 की डे में ही यहाँ से पोरबंदर से ये जहाज रवाना हुआ था, राजरत्न जो अपना वॉरशिप है वो वहाँ के कोस्ट गार्ड का वो रवाना हुआ था। वहाँ पर बाकायदा एयरक्राफ्ट लगाए गए थे, मशीन गनें लगाई गई थी, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक इनपुट था। और जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान से ये बोट आ रही है तो उसी समय पर उसको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको घेर लिया गया था। जैसे बताया कि डोजर जो विमान था उसके जरिए भी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन किया गया था कि क्या यही बोट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जो भी संदिग्ध लोग हैं उन्होंने ये पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की थी कि ये बोट पाकिस्तानी हो ना। तो अमूमन नवजोत ये देखा जाता है कि जो भी फिशिंग बोट होती है अगर वो रजिस्टर होती है तो वहां पर भारत की अगर है तो वो फ्लैग वहां का होता है, और पाकिस्तान की होती है तो जिससे वहां पर जो पेट्रोलिंग करने वाले जो भी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, चाहे रेंजर्स हो पाकिस्तान की ओर से या भारत में से कोस्ट गार्ड हो, तो उनको पता चले कि फिशिंग ट्रॉलर कहां से है। लेकिन इस शिप पे किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं था। कोस्ट गार्ड को पहले उस समय पर संदिग्ध लगा कि ये वही बोट हो सकती है। बोट का कलर भी नहीं था, उसको पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन छिपाने की कोशिश की गई थी। जैसे ही उसको घेर लिया गया उसके बाद लाउड स्पीकर से उसको चेतावनी दी गई कि आपको हमने चारों तरफ से घेरा है, आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए। बावजूद 4 लोग जो संदिग्ध थे उनकी ओर से कोई सामने रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके बाद वॉकी टॉकी से भी उनको बार बार पूछा गया, बावजूद उनसे कोई संपर्क नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा था। आखिर में वार्निंग शॉट दिए गए। नवजोत, वार्निंग शॉट तभी दिए जाते हैं जो एक चेतावनी के तौर पे होता है कि अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो सीधा आप पे हमला किया जाएगा। वार्निंग शॉट का भी कोई जवाब उस बोर्ड से नहीं आ रहा। ऐसे में फिर आखिर कोस्ट गार्ड की ये रणनीति रही कि कैसे भी करके कमांडो को क्या वहां तक पहुंचाया गया है। लेकिन देर रात हो चुकी थी, सरफेस जो सी सरफेस वो काफी रफ थी, कमांडो किसी भी तरीके से उतर नहीं सकते थे। चौपर से उतरने में खतरा काफी था क्योंकि नीचे से टारगेट हो सकता था, जिसलिए एक रणनीति बनाई गई कि सुबह तक इंतजार किया जाएगा क्योंकि उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन सुबह तड़के होने से पहले ही चारों जो संदिग्ध लोग थे उनको शायद लगा होगा उस समय कि अब उनके पास पकड़े जाएंगे और पूरा जो ऑपरेशन है वो शायद खुला हो सकता है, जिसके चलते धमाके के साथ उस बोट को उड़ा दिया गया। उसके बाद भी पूरे दिन तक कोस्ट गार्ड ने वो भरपूर कोशिश की कि कोई अंश मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए कि क्या कौन लोग थे,
क्यों आना चाहते थे, ये सारी जानकारी। लेकिन धमाका इतना पावरफुल था कि वहां पर कुछ भी नहीं मिल पाया, ना ही बोट के अवशेष वहां पर मिल पाए, जिसके चलते कोस्ट गार्ड ने फिर अपना ऑपरेशन खत्म किया। लेकिन काफी जो पूरा रणनीति के साथ जो भी लोग आएंगे, काफी सोच समझ कर उन्होंने घुसा, भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी थी। उसी समय पर कोस्ट गार्ड की सतत कंटिन्यूस पेट्रोलिंग के चलते हो पाया। और साथ ही में कहेंगे कि सुरक्षा एजेंसी और स्पेसिफिक इनपुट इंटेलिजेंस की ओर से था, जिसके चलते इनको इस तरीके से गिरा गया था। बिल्कुल जनक, आप रहिए हमारे साथ। आकाश मेरे सहयोगी भी मेरे साथ है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, हम कहें कि सूझबूझ कोस्ट गार्ड्स की और अलर्ट कोस्ट गार्ड का, और जिस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कोस्टल एरियाज में, गुजरात की खासतौर पर अगर बात करें, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्पेशल अलर्ट जारी किए गए थे, वो कहीं ना कहीं यहां पर काम आई। नहीं तो 26/11 को दोहराने की पूरी कोशिश थी पाकिस्तान की। निश्चित रूप से ये बहुत 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 अहम काम कोस्ट गार्ड ने किया है। बहुत जो चुस्त और मुस्तैदी के साथ सारी चीजों को देख रहे थे, और तभी ये इतनी बड़ी जो नाकाब हरकत करने की जो कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से, उसको नाकामयाब किया है और उसमें सफल नहीं हो पाए। ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। तो ये मुस्तैदी है हमारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां उनकी, कि इनको उनके जो मंसूबा था उसमें सफल नहीं होने दिया गया। और चाहे सीमा का मसला हो, चाहे इधर कोस्ट गार्ड का हो, मैं मानता हूं कि आज हम सबको 125 करोड़ जनता को अपने आर्म फोर्सेस को बधाई देनी चाहिए कि वो जिस मुस्तैदी के साथ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे वो पाकिस्तान से लगती हुई हमारी सीमाएं हों, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। आतंकवादियों को किसी ना किसी रास्ते से भारत के अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी जो चाक चौबंद जो सुरक्षा है, हमारी एजेंसियां जो चुस्त हैं, मैं मानता हूं कि आज सबको उनको बधाई देनी चाहिए। और इस तरह की जो नाकामयाब जो कोशिश रही पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को भी इसके लिए सबक सिखाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको एक्सपोज। बिल्कुल श्रीकांत, वाकई आपने सही बात कही, लेकिन यहां से और भी बड़े सवाल उठते हैं। अब मनोहर पारीकर भी ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से लगातार दिखा रहा है, और इसके अलावा गृह मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर जवाब दिया जाएगा। भारत की तरफ से जवाब देने के लिए सेना भी मुस्तैद है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं स्ट्रैटेजी आपको लगता है चेंज करने की जरूरत है। आपसे कुछ ही देर पहले जम्मू में बॉर्डर पर देखा गया पाकिस्तान की तरफ से हलचल हो रही है, बीएसएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। उसके पहले किस तरीके से सीज फायर उल्लंघन हुआ, और अब ठीक 1 घंटे बाद यह खबर आती है कि 31 दिसंबर की रात को पोरबंदर में एक संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई, जिसे कोस्ट गार्ड ने नाकाम किया, बोट को जिसको उड़ाया गया। स्ट्रेटजी स्पष्ट है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। अगर वो गोली की भाषा अगर कोई समझता है तो डेफिनेटली उसको गोली की भाषा समझानी चाहिए, और लगातार हमारी आर्म फोर्सेस उनको उसी भाषा में जवाब दे रही हैं। हमने कोशिश की थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उनको, जब 26 तारीख को ओथ ली थी तो उनको बुलाया था, एक नया अध्याय की शुरुआत हमने की थी। लेकिन पाकिस्तान जबकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और एक इतना बड़ा हादसा पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह से वहां बच्चों को आतंकवादियों ने मारा, उसके बाद लग रहा था दुनिया के तमाम देशों को कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाएगा, और पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो ISI है, वहां की सरकारें हैं, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगी। लेकिन ये सिर्फ दिखावा रहा, दिखावे के लिए ये लोग वहां कर रहे हैं। अगर ईमानदार पाकिस्तान होता तो चाहे वो लखवी हो, चाहे वो मुल्ला उमर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, इस तरह के लोगों को वहां सरकार का सीधा सीधा संरक्षण मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में, पाकिस्तान की योजना में आतंकवाद को लेकर कहीं कोई बदलाव नहीं है। वो आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट हैं। हालांकि उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार बम विस्फोट होते हैं, मस्जिदों में नमाज करते हुए लोगों को, नमाज पढ़ते हुए लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। इस तरह के किसी भी किसी भी नाकामयाब जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, नापाक जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, उसका किसी भी कोशिश को यहां पर फलीभूत नहीं होने दिया जाएगा, सफल होने नहीं दिया जाएगा। हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। श्रीकांत, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, आकाश बोल रहा हूं न्यूज रूम से। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की सेना अब जम्मू के अंदर, भारत और पाकिस्तान की जहां पर इलाका है, वहां पर रेंजर्स की जगह अब सेना आ रही है, और हजारों व्हीकल्स वहां मूव करते हुए दिख रहे हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एस्केलेशन है। उनका कहना है कि जिस तरह से भारत ने रिटेलिएटरी फायर किया है, वहां बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए चूंकि रेंजर्स वो फायरिंग संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए पाकिस्तानी सेना वहां आ रही है। यहां से आपको क्या लग रहा है कि और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, या यहां कोई तरीका है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए?
नहीं, देखिए बातचीत की बात तो हमने कही थी, बातचीत तो हमने उनको सबसे पहले उनको यहाँ निमंत्रण देके बातचीत की बात शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान में बातचीत करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि वहां सरकार सिर्फ दिखावे के लिए है और सरकार को किस तरीके से सेना क्योंकि के द्वारा अगला स्टेप नियंत्रण ये किया होगा, जा रहा है। अगला स्टेप ये होगा, अभी पाकिस्तान की सेना आ गई उस पार, यहां से अगर जो अभी तक हुआ नहीं, अगर भारत की सेना भी उस तरफ जाती है तो आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन होगा, वो एक बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी और पूरी दुनिया की नजरें फिर भारत और पाकिस्तान पर होंगी, दोनों परमाणु शक्तियां हैं। देखिए आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त आपको बताएगा, लेकिन हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी एजेंसियां हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की जाएगी तो पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दिया जाएगा और ये इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें की हैं तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से खदेड़ा गया है और पाकिस्तान शायद ये भी भूल गया है कि कराची तक हमारी सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ा था। तो वो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी रेंजरों को इस बात का आवाज जरूर होगा, वहां की सेना को इस बात का आवाज जरूर होगा कि इस तरह की कोई भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना होगा। जी चलिए श्रीकांत, आप हमारे साथ रहिए। हालांकि हमारा आज का जो मुद्दा था वो उत्तर प्रदेश का क्राइम था, लेकिन क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई इसलिए हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम इसी खबर पर बने रहेंगे। श्रीकांत हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी आकाश है। कुछ और खास मेहमान परिचय मैं आपका करा देती हूँ। सुदेन भदौरिया जी बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा राजीव त्यागी जी कांग्रेस की तरफ से मौजूद है। विक्रम सिंह जो एक्स डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ है। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पाकिस्तान ये नाकाम हरकतें कर रहा है, नापाक हरकतें हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पोरबंदर हो, हर जगह पर सीज फायर का उल्लंघन और किस तरीके से 26/11 को दोहराने की कोशिश की जा रही है और कोस्ट गार्ड ने इस कोशिश को नाकाम किया। देखिए, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान 3 तरह की भाषाएं समझ सकता है। पहली भाषा है पूर्ण युद्ध की, जो पाकिस्तान से 3 बार हम लोग लड़ चुके हैं और तीनों बार हम जीत चुके हैं। दूसरी भाषा है कूटनीतिक स्तर पे हमारी सरकारें प्रयास करें और कूटनीतिक स्तर पे पाकिस्तान को अलग थलग करके कूटनीतिक विजय प्राप्त करें हमारी सरकारें। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि हम अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखें, जो कोस्ट गार्ड ने आज बेहतर तरीके से किया है। और निश्चित रूप से कोस्ट गार्ड के लोग बाग, आईबी के लोग बाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देश में कोई हादसा होने से पहले इसको टालने का काम किया। मैं तो यहां कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के विषय में निश्चित रूप से सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। कारण यह है कि सरकार जब भी बातें करती हैं, जब भी स्ट्रेट बातें करती हैं, सीधी संवाद करने की कोशिश करती हैं, तो पाकिस्तान निश्चित रूप से वहां के जो आतंकवादी संगठन है, वहां की जो फौज है, वहां की जो आईएसआई है, वो बात को डिरेल करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को कूटनीतिक रूप से अगर सरकार पहल करती और नवाज शरीफ साहब को बुलाने का काम ना करती और कूटनीतिक रूप से सरकार कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को, आईएसआई को, फौज को एक क्लियर करके देते कि हम लोग बात सख्त सरकार हैं, तो उससे मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इस तरह की हरकतें नहीं करता। लेकिन जिस तरह से कोस्ट गार्ड ने राजीव जी, मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। देखिए, हम पहले हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई हाथ मिलाएगा अच्छे से बात करेगा ठीक है, लेकिन हाँ, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो भी रिएक्शन रहे हैं हिंदुस्तान को लेकर, उसको लेकर हमें खुद सतर्क होना होगा, अलर्ट होना होगा। श्रीकांत इसका जवाब देंगे राजीव जी की बात का? लेकिन नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्रीकांत जी जो बात कह रहे हैं ठीक है, और मेरी तरफ से श्रीकांत जी को नववर्ष की शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को नववर्ष की शुभकामनाएं। पाकिस्तान के विषय में देखिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इससे हमारा सरकार तो इसलिए है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमारा भारतीय को नागरिक माना जाता है, तो सबसे बड़ा सरकार हमारा उससे है। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान में 3 धुर हैं, एक आईएसआई है, एक कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो कि क्या नाम उसका वहां पे बहुत बड़े वर्चस्व रखते हैं, और साथ में तीसरा प्रजातांत्रिक चुनी हुई सरकार है। अब किससे बात करे सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने कहा कि कूटनीतिक स्तर पे सरकार विजय प्राप्त करे। हमारी भारत की सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जैसे श्रीकांत जी ने बहुत बेहतर तरीके से कहा कि कराची तक हमारी सेना पहुंच गई, इंदिरा गांधी उस टाइम देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो मेरा कहना यह है कि सरकारों को कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को ध्वस्त करना चाहिए, तभी हमें जाकर के विजयश्री प्राप्त होगी। बिल्कुल जी जी, श्रीकांत कुछ कह रहे थे आप? देखिए पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से कूटनीतिक रूप से अलग थलग किया है और 26 मई से लेकर आज तक पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है।
चाहे वो यूएन में हो, चाहे वो सार्क सम्मेलन में हो, जहां जहां पाकिस्तान ने राग कश्मीर अलापने की कोशिश की गई, वहां वहां उसको करारा जवाब दिया गया और उसको उन अन्य देशों से भी डिस्कनेक्ट किया गया जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उसको सपोर्ट किया करते थे। तो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग है और जिस तरह से पेशावर की घटना हुई उसके बाद तो दुनिया के तमाम देशों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर गंभीर दिखेगा, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई सरकार नाम की कोई वहां चीज नहीं है। और जहां तक मेरी बात है, कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग किया है, हमारी सीमाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और हमारी जांच एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर पैनी नजर रखे हैं पाकिस्तान की प्रत्येक गतिविधि पर। उसी का परिणाम है कि आज कोस्ट गार्ड ने मुस्तैदी के साथ उनको करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, एक चीज ये भी हो सकती है कि एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में जो जिहादी एलिमेंट है वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पकड़ से बाहर है। तो इस समय एकमात्र तरीका शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को नजर आ रहा हो कि अगर सबका ध्यान इन चीजों से हटाना है तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अगर तनाव बढ़ता है तो पूरा पाकिस्तान वापस शायद एक साथ आ जाए। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझसे पूछा आपने? जी जी जी, मुझसे पूछा जी। ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, आप ही से पूछ रहा हूं। सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कोस्ट गार्ड जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल सजग थे और उन्होंने बोट को ट्रांसमिट करके और तुरंत कार्रवाई करी और बोट जो है हमने देखा कि खुद को उन्होंने नष्ट कर लिया। ये खुशी की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी श्रीकांत जी कह रहे थे कि हमारी सेना बड़ी सशक्त है और बाकी दावे भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चिंताओं के भी विषय है। पहली चीज चिंता की ये है, पेपर में अभी मैं पढ़ रहा था कि जवानों के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी और उसकी मांग बराबर की जा रही थी और अभी उनको जो है दिया गया है। और एम्यूनिशन की जहां तक बात है वो भी उसको कम पाया जाता है। तो मैं समझता हूं किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि उसकी सेना, उसका मनोबल बढ़ा रहे और उनको जो भी चीजें चाहिए वो तुरंत उसकी आपूर्ति कराई जाए। 84 के बाद से बोफोर्स जैसी गन जो है इंडिया ने प्रोक्योर नहीं करी है। नेवल फ्लीट जो हमारी है उसमें भी दिक्कतें आती रही हैं, जितने भी सबमरीन्स थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए कि पहले तो हम अपनी विदेश नीति जो है वो सुधारें। विदेश नीति इसलिए सुधारे कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन जो है इधर जब से ये सरकार आई है सबसे ज्यादा बड़ा है। हमें ठोस कदम लेते हुए पाकिस्तान को दिखाना होगा कि अगर बातचीत के रास्ते से वो नहीं रास्ता निकालते हैं तो भारत की सेनाएं मजबूत हैं और करारा जवाब देंगी। दूसरा, जो कमियां हैं, जो सेनाओं की मांग है, राजीव जी वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले गौरव मैं सुधींद्र भदौरिया जी के पास जाना चाहता हूं। सुधींद्र जी, मुझे एक चीज जो अभी तक अच्छी लग रही है वो ये कि इस मामले में सारे राजनीतिक दल एक है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गौरव ने जो अभी उठाया है कि हमें फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए और रिसोर्सेज की जरूरत है। और ऐसे समय में जबकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने जो खर्चा किया है कोस्ट गार्ड के लिए, रेडार्स पर, अपनी समुद्री सीमा पर और खर्च जो हमने किया है, आज उसका फायदा मिला है। शायद हमने एक बहुत बड़ा आतंकी हमला रोक दिया है। निसंदेह देखिए, हमारे देश के अंदर हमेशा से देश की एकता के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में, देश के अंदर जो बुनियादी सवाल हैं जो हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं, इन तमाम प्रश्नों पर हमेशा राष्ट्रीय आम सहमति रही है। विशेषकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमेशा हमारी सभी राजनीतिक दलों में, ताकतों में हमेशा आम सहमति रही है। और चाहे वो सन 1962 का युद्ध रहा हो चीन के साथ, और फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए हैं, और भी तमाम तरह के इस तरह के माहौल जब बनते हैं तो हमारा देश एक रहता है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें बड़े संजीदगी के साथ इन सारी समस्याओं को हमेशा एक व्यापक ढंग से सभी शक्तियों को एकजुट रखते हुए फैसला करना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान में अभी आपने देखा बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई,
उसमें कई बच्चों की जान गई। हम बिल्कुल, समझते थे बिल्कुल। कि पाकिस्तान उससे कुछ सीखेगा, आप सबको उससे रोक कुछ रहा हूं, सुधीर जी, सीखेगा। आप बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, जो कि हमारे और मेहमान भी कह रहे हैं कि शायद पेशावर में जिस तरह से बच्चों को मारा आतंकवादियों ने, उसके बाद एक उम्मीद की किरण थी कि भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें। लेकिन अब जो पहले सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई थी और अब बाकायदा आधिकारिक तौर पर यह जानकारी है, कोस्ट गार्ड बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है कि एक बोट थी पाकिस्तान की तरफ से आई थी जिसके अंदर एक्सप्लोसिव्स भी थे और उसको जब रोका गया, हॉट परसूट किया गया। बहुत सारी चीजें भारत पहली बार कर रहा है, चाहे हॉट परसूट की बात हो, चाहे वो मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो सीमा पर। तो ये समा बदला हुआ है। अब भारत को क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत जारी रखेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। पाकिस्तान की ओर से आतंक की एक बोट यहां पर आ रही थी जिसमें विध्वंसक भी थे, विस्फोटक थे, कम से कम 4 लोग उसमें थे। जब उसको रोका गया तो वो रुकी नहीं बोट। और साथ ही साथ अभी आपको दिखाते हैं कि संभव है कि 26/11 जैसा एक और हमला करने की यहां पर कोशिश थी, लेकिन समय रहते, जिस समय हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, जिस समय हम सब नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे थे, उस समय कोस्ट गार्ड पूरी तरह सजग थी, समुद्र के अंदर सीमा के पास लगातार नजर रख रही थी। और उसी का नतीजा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक नाव को रोका गया और 1 घंटे तक उसका पीछा किया गया। जब वो नाव रुकी उसके बाद उसके लोग नीचे जाके छिप गए और उसके बाद एक धमाका हुआ। इस बोट के अंदर 4 लोग थे, सूत्र हमें ये बता रहे हैं इसमें लश्कर से जुड़े लोग थे और ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आइए सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञ इस मामले पर क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो जिस तरीके से बोट में विस्फोट हुआ वो ये दर्शाता है कि बोट के अंदर विस्फोटक सामग्री थी और ये जो नाव थी ये किसी आतंकवादी संगठन के साथ या तो उसके सवार जो लोग थे वो जुड़े हुए थे या किसी आतंकवादी गुट के लिए कुछ गोला बारूद लेके जा रहे थे। ये भी हो सकता है कि जो उस नौका में सवार लोग थे वो आतंकवादी थे, वो इस गोला बारूद को लेकर जा रहे थे। जैसे कि अभी काफी समय से इंटेलिजेंस इनपुट रही है कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं और भारत आतंक के घेरे में है। अभी राष्ट्रपति ओबामा 26 जनवरी को आने वाले हैं, तो सुरक्षा चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। दूसरी चीज ये दिखलाता है कि अभी भी आतंकवादी संगठनों को ऐसा लगता है कि भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए समुद्री सीमाएं एक अच्छा रास्ता है बजाय देश की जमीनी सीमाओं के। और जो अच्छी बात है वो ये है कि इस बार इंटेलिजेंस इनपुट थी, तो ये दिखला रहा है कि भारत का जो गुप्तचर संगठन है और जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो अब काम कर रहा है और हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलने लगी है, जिसके बलबूते पर इस खतरे को खत्म कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल हैं और नवजोत भी मेरे साथ हैं, लेकिन पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ में। और विक्रम सिंह जी, एक जानकारी अभी ये आ रही है बीएसएफ की तरफ से, आईजीपी जो है जम्मू फ्रंटियर के राकेश शर्मा, उनका ये कहना है कि जानकारी हमारे पास ये भी है कि करीब 50 से 60 आतंकवादी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार अभी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं थोड़ी सी एक्टिविटी बॉर्डर पे ऐसी की जाए जिसके जरिए वो भारत के अंदर घुसपैठ करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये भी है कि कौन सी वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर भारत के जैसे बीएसएफ है, उस तरफ रेंजर्स हैं, रेंजर्स को हटाकर पाकिस्तानी सेना कई चौकियों पर लाई जा चुकी है। किस सिचुएशन में ऐसा किया जाता है? ये ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब मिलिटराइजेशन हो जाता है और युद्ध की संभावना प्रबल हो जाती है। उस स्थिति में रेंजर्स को पीछे कर लिया जाता है और फौज को आगे कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फौज की मारक क्षमता, उनके उपकरण, उनके गोला बारूद रसद और उनके हथियार रेंजर से एक जनरेशन आगे होते हैं और ये उनके उद्देश्य का प्रतिबिंब है कि उन्होंने फौज को आगे किया है और रेंजर्स को पीछे किया है। घुसपैठियों का आवागमन, ये सही है कि इस टाइम पर उनके द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है और जब तक उन्होंने देखा कि वो निष्प्रभावी रहे इन इनफिल्ट्रेटर्स को अंदर प्रवेश कराने में, तो अब उन्होंने फौज को भी लगाया जा सकता है कि इनकी आड़ में बेहतर कवर फायर देने के उपरांत इनफिल्ट्रेटर्स को भारत में प्रवेश कराएं। लेकिन इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी,
हमारा उपकरण सर्वेलेंस न केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिंग और जो भी उपकरण हमारे पास हैं उसके आधार के ऊपर इसको निष्प्रभावी बनाना परम आवश्यक है, जैसा कि कोस्ट गार्ड्स ने एक बहुत उत्कृष्ट कार्य अभी किया है। बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा भी हमारे साथ हैं। श्रीकांत, वैसे देखा जाए तो 7 से 9 तारीख तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन है गुजरात में, और पोरबंदर जो कि जहां से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर इस बोट को रोका गया था सबसे पहले, वहीं प्रधानमंत्री होंगे 12 तारीख को। तो ये सब काफी चिंताजनक बातें हैं। निश्चित रूप से चिंताजनक बातें हैं, और लगातार जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि पाकिस्तान समर्थक जो आतंकवादी हैं और पाकिस्तान में जो आतंकवादी सरगना बैठे हैं वो किसी बड़ी एक योजना को यहां अंजाम दे सकते हैं, आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये सर्वविदित है। और इसीलिए लगातार हमारी एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, और उसी का परिणाम है कि कोस्ट गार्ड पूरी तरह से सतर्क थे। जहां पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा था, नए साल के कार्यक्रम चल रहे थे, वहीं कोस्ट गार्ड अपना प्रहरी के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और उसी का परिणाम है कि इनको जो नापाक जो कोशिश थी पाकिस्तान की, उसको कामयाब नहीं होने दिया है। इसलिए आज वो अभिनंदन के पात्र, और पूरा देश उनको बधाई दे रहा है। हालांकि गौरव भाटिया जी जो सवाल खड़े कर रहे थे उनका जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस पर कोई ज्यादा आलोचना पूर्ववर्ती सरकार की या किसी और संगठन की, या मुझे लगता है कि आज वो उचित नहीं होगा। हम आलोचनाएं करते रहते हैं एक दूसरे की, और उसका प्लेटफॉर्म भी होता है। नहीं, उस पर हम जाना भी नहीं चाह रहे, हम जाना इस बात पर चाह रहे। और राजीव त्यागी जी से मैं पूछूंगा ये बात कि राजीव जी, क्या आप इस पर पूरी तरह सहमत हैं कि जरूरत है, कई साल से जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस की जरूरत है उसमें रिसोर्सेज उतने नहीं लगे हैं, और अब लगाने की पूरी तरह जरूरत है? देखिए आकाश जी, सन 47 में जब देश आजाद हुआ तो देश ने तभी से अपने रक्षा सौदे करने शुरू किए, और उसके बाद देश की सीमाओं को सुरक्षा करने का काम सेनाओं ने किया। किसी भी प्रधानमंत्री ने, मेरा ये मानना है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जिसकी वजह से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, आज हमारी सेनाएं सबल हैं। तो मेरा कहना यह है, किसी भी प्रधानमंत्री ने जब बॉर्डर की सुरक्षा का मामला होता है तो किसी भी महानिदेशक को या सेना के जनरल को सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने के लिए नहीं कहा जब पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलाबारी होती है। हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से अभी दिक्कत का विषय यह है कि पाकिस्तान के तरफ से जम्मू कश्मीर में जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने अभी बयान दिया था और कहा था कि सन 71 के बाद से सबसे ज्यादा फायरिंग की घटनाएं अभी 26 मई से लेकर के और सितंबर तक हुई हैं, तो ये चिंता का विषय है। मेरा कहना यह है, सरकार को एक सलाह यह है कि कूटनीतिक स्तर पे पाकिस्तान को किस तरह से हम लोग बाग हराएं, पाकिस्तान का मॉरल किस तरह से टूटे, किस तरह से वहां के आतंकवादियों का मॉरल टूटे। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के तहत जो कि मीडिया में आ रही है, पाकिस्तान की सेना इस वक्त आतंकवादियों के विरुद्ध कार्य कर रही है, लेकिन उस कार्रवाई में कितना समय लेगा, क्या वो जो हिंदुस्तान के विरुद्ध आतंकवादी रहे उन पे भी कार्रवाई करेगी नहीं करेगी। हमारा कहना यह है कि कुल मिलाकर के कूटनीतिक स्तर पे पाकिस्तान को जितनी चोट पहुंचाई जाए उतना ही बेहतर भारत के हितों के लिए होगा। मैं इसका जवाब लूंगी श्रीकांत जी से, लेकिन यहाँ पर बैठे हमारे तमाम पैनल के जितने भी सदस्य बैठे हैं अलग अलग पार्टियों से हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी। लेकिन एक बात आकाश आप देखेंगे, बहुत खुशी होती है कि हम सभी आतंकवाद को लेकर एक हैं और सरकार का साथ सभी लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर यही बात पाकिस्तान की आती है, 16 दिसंबर के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर इकट्ठा होती हैं, आतंकवाद के खिलाफ वो सभी एक सुर अपनाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या आतंकवादियों के खिलाफ भी उनका एक सुर है या नहीं? और यही बात जो है राजीव जी ने उठाई है। श्रीकांत, मैं आपसे भी इसी का जवाब जानना चाहूंगी। हर कोई आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान, तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर आपके साथ है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां से वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी गुटों के खिलाफ उनका सुर एक नहीं है। लेकिन देखो, 125 करोड़ जनता आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद से अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सबको उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और आतंकवाद को आप इस तरह से नहीं कह सकते कि बैड आतंकवाद और गुट आतंकवाद। आतंकवादी संगठन कौन है? अब वहां हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को तो वहां की सरकार समर्थन देती है, और मुल्ला उमर को पकड़ने के लिए वहां की एजेंसियां सिर्फ दिखावा करती हैं, लेकिन मुल्ला उमर तो वहीं पर है, ओसामा बिन लादेन वहीं पर पाया जाता है, दाऊद इब्राहिम वहीं पर है, और लखवी वहीं पर है। तो वहां का कहना अलग है, वो दिखावे के लिए कुछ और बोलते हैं, अल्टीमेटली करना कुछ और है।
बैड आतंकवाद और गुड आतंकवाद नहीं होता, वही इस देश में है। आतंकवाद आतंकवाद है, उसको किसी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। तो हिंदुस्तान में भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां अगर आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में अगर सरकार की मदद करेंगी, तो उससे देश की जनता का भला होगा। इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो रही श्रीकांत। और यही बात राजीव जी कह रहे थे कि क्या हमें भी फिर स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। अगर उधर से इस तरीके की बात आती है, वो तो मानते ही नहीं। आपने खुद बात ये कही कि कुछ आतंकवादी, वो तो मानते ही नहीं कि वो आतंकवादी हैं या नहीं है। आपने देखा कि लखवी के केस में किस तरीके से हुआ। और अब अगर भारत का प्रेशर आ रहा है इतना, तब जाकर उसके ऊपर कहीं सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन आगे क्या होगा उसका हमें इंतजार करना होगा। तो क्या इस मामले में हमें भी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है? डेफिनेटली स्ट्रेटजी हमारी एकदम है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ये हमारी पॉलिसी है, हिंदुस्तान की पॉलिसी यही है, और इसीलिए आज हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल हो पाए हैं। जिस तरीके की गतिविधियां देखी गई थी कोस्ट गार्ड की तरफ से, क्या हुआ था, कैसे इंटरसेप्ट किया गया इस सब चीजों को? देखिए, हमें इनपुट मिला था, एक इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आया था, जिसमें कि ये बोला गया था कि कोई बोट जो है सस्पिशियस बोट है, जिसके डिजाइन ठीक नहीं है, तो उसको इंटरसेप्ट करना है। ये बोट हमारे कोस्ट से, जो कि गुजरात कोस्ट है, पोरबंदर से करीब 200 नॉटिकल माइल, जो कि 350 किलोमीटर के आसपास होता है, इतनी दूर थी। तो ये मिलते ही हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, हमने अपने एयरक्राफ्ट जो हर समय तैयार रहते हैं, स्टैंड बाई रहते हैं ऐसे ऑपरेशन को मीट करने के लिए, उसको भेजा, और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, जो पोजीशन हमें मिली है उस जगह में कोई बोट, जो कि डिस्क्रिप्शन वही है जो हमें बताया गया था, है। तो उसके बाद हमने अपने जो सरफेस यूनिट है, जो जहाज होते हैं पानी के, उनको भी तैयार किया, और वो पानी के जहाज को भी उधर भेजना शुरू कर दिया। उस बीच में हम एक के बाद दूसरा अपना एयरक्राफ्ट भेजते रहे, ताकि वो बोट सर्विलेंस में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, और उसके मूवमेंट हमें पता रखते रहे। और रात को 11:30 बजे के आसपास हमारा जो जहाज है वो भी वहां पहुंच गया। जब उस जहाज ने उसको कन्फ्रंट किया, तो उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैनूवर्स, इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, और भी हमारी तरफ को, हमारे बॉर्डर की तरफ को आनी शुरू हुई। और उसने लाइट बुझा के सारा ये दिखा दिया कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है, जैसे भी है। बट उसको एक तरह से कॉर्नर कर दिया था हमारे जहाज ने, पूरी तरह से कॉर्नर जब हो चुका था। उसके बाद उसने जब वार्निंग नहीं सुनी, लाउड हेलर पे हमारे कुछ वार्निंग शॉट अक्रॉस द बाउज, एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, उसके हिसाब से हमारे जो कमान अधिकारी है उन्होंने पूरा फॉलो किया। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए, तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी, और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया, और वो करीब 6:33 के आसपास सुबह जो है वो पूरी डूब गई। सर, कितने लोग थे उसमें, और आप लोगों की तरफ से किस तरीके की एक्टिविटीज, जो आप कह रहे थे कि एक्टिविटीज जो है थोड़ी सी वैसी पाई गई थी? देखिए, अगर कोई एक्टिविटी गलत ना हो, तो कोई रीजन नहीं था उनको भागने का, कोई रीजन नहीं था उनको लाइट स्विच ऑफ करने का, कोई रीजन नहीं था कि वो अंदर जाके आग लगा दें अपने बोट में। क्यों लगाएंगे कोई इस तरह से आग? तो जरूर कोई ऐसा रीजन था कि जो बताना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने खुद ही आग लगा दी। तो इसका मतलब है कि कोई जरूर कोई सीरियस बात थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। एंड उसके बाद वो बोट सुबह जो है डूब गई थी पूरी। कितने लोग थे आप लोगों ने? जो दिखाई दिए, करीब रात की बात है ये, जो जब चल रहा था ऑपरेशन, पूरी रात की बात है ये। नए वर्ष जब शुरू हुआ था, 31 और 1 के रात के बीच की बात है। तो जो दिखाई दिए 4-5 तो दिखाई, 4 लोग जो है पॉजिटिवली दिखाई दिए थे, और कितने पूरा डिटेल बाद में पता लगेगा कि कितने लोग थे, जबकि बट 4 पॉजिटिवली दिखाई दिए थे। वो भी नीचे जाके फिर थोड़ी देर में आग लगी थी उसमें। सर, कितनी देर तक, कब से आप लोगों को दिखने लगा था कि इंटरसेप्ट हुआ था? कितने अंदर तक जो है वो लोग आ चुके थे? ये समझ लीजिए कि करीब 7-8 मील अंदर थे हमारे, वहाँ 200 मील दूर थे, बट 7-8 मील अंदर तक आ गए थे, बिकॉज वो इवेजिव मैनूवर्स की वजह से। तो इतना दूर था। तो उसमें चूंकि जब आग लगी तो ऑब्वियसली बात है एक्सप्लोजन हुआ, किस तरीके का एक्सप्लोजन था उसका? इट वाज पूरा आग का गोला था वो। तो और डिटेल जो है जब जहाज आ जाएगा तो हमें और भी डिटेल मिलेंगे, एंड उससे हम और जोड़ेंगे इनको कि कहाँ कहाँ डॉट्स हैं, कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का डिजाइन था, क्या उनकी नीयत थी।
किस तरह से तो अभी तक अब उस वक्त कितने जो है आप लोगों ने अपने जो जहाज जो है वहाँ पे तैनात किए? देखिए, जो डायरेक्ट इसमें कर रहा था जहाज, जो एक जहाज जो है वो डायरेक्टली कर रहा था, बाकी स्टैंड बाई थे। बाकी हमारे काफ़ी जहाज स्टैंड बाई थे। डॉनियर भी उड़ रहा था उस रात को भी। हमने स्पेशल परमिशन दी थी रात को अपने डॉनियर भेजने की, तो रात को भी डॉनियर था। ये भी पाकिस्तान किस कोस्ट से आ रहा था? पाकिस्तानी कहाँ से ये इसको लोकेट किया गया, किस जगह से? रूट पाथ तो कुछ डिफाइन होगा सर? यह रूट है, ये इसका जो रूट है ये साउथ ऑफ कराची एक जगह है जहाँ से ये निकला है। तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचा था ये, जो इतना दूर 200 नॉटिकल माइल फर्दर साउथ। तो अब आप, चूंकि अभी एक नया आप डिवाइस जो है इंस्टॉल किया गया था जिसमें कि जितने भी आईमैक जिसको कहा गया था, आपको लगता है कि ये उसकी वजह से ये सारा इंटरसेप्ट हुआ या ये थोड़ा बाहर था, ये काफ़ी दूर था। तो ये गुड इंटेलिजेंस एंड गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड द फोर्सेस, इसको मैं इसका श्रेय दूंगा। तो आप लोगों ने अब किस तरीके की जो है वहाँ पे सर्विलांस अब की गई है, क्योंकि 26 जनवरी ये सर्विलेंस हर समय हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्विलेंस अच्छी रहे, रेगुलर एक्सरसाइज होती रहती है, सारी कोऑर्डिनेशन रहता है सारे एजेंसियों के बीच में। कोस्ट गार्ड है, नेवी है, मेरीन पुलिस है, स्टेट पुलिस है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन रहता है और सभी एक दूसरे से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो आप सुन रहे थे अभी अभी क्या कह रहे थे KR नौटियाल, डीजी है कोस्ट गार्ड के। गौरव भाटिया, पहले मैं ब्रेक में जाऊं इसलिए उसके पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे ये चाहता हूं। 7 से 8 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर घुस चुकी थी ये बोट। यानी एक और चिंता की बात यह भी कि साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं किया है। लगातार इस बात के सबूत मिल रहे हैं और हाल में भी मिल रहे हैं। गौरव, ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान ने जो उनकी धरती पे हुआ, मासूम बच्चों की जान गई, उस टेरर अटैक से भी सीखा नहीं है। और ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान आज की डेट में एक फेल्ड डेमोक्रेसी है। और इसीलिए जो बात मैं कह रहा था, अगर श्रीकांत भाई इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा उनकी सरकार के कार्यों की, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो सुझाव है उस पर ध्यान रखते हुए कदम उठाएं। और मेनली मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी ये करता है कि डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखता है, डायलॉग चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो भारत को भी डिप्लोमेटिक डायलॉग करता रहे, लेकिन जब स्ट्राइक करने की जरूरत है तो अपनी ताकत पाकिस्तान को दिखाए। इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं जो चिंताजनक है, और उसके लिए जो भी हमें मॉडर्नाइजेशन करना है वो करें। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि हमारे देश के जो जवान हैं उनका हौसला बढ़ा रहे, इस बात की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में वो देश की सीमाओं को रक्षा करते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोस्ट गार्ड न्यू ईयर की रात को सचेत नहीं होता तो आज हम सब सुरक्षित नहीं होते। लेकिन बहुत गंभीर स्थिति बनती जा रही है। आतंक की ये बोट भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। कोस्ट गार्ड की सजगता के कारण हम बच गए। शायद एक और 26/11 जैसा आतंकी हमला नाकाम कर दिया गया। लेकिन अभी भी बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में भारत की और पाकिस्तान से जुड़ी जो LOC है और सीमा है, वहां पर उस पार रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी सेना आ गई है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हमारे सभी खास मेहमानों को धन्यवाद। सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल पाकिस्तानी संदिग्ध नाव के पोरबंदर के पास देखे जाने को एक गंभीर खतरे का संकेत मानते हैं। पहली चीज तो जिस तरीके से बोट में विस्फोट हुआ वो ये दर्शाता है कि बोट के अंदर विस्फोटक सामग्री थी, और ये जो नाव थी ये किसी आतंकवादी संगठन के साथ, या तो उसके सवार जो लोग थे वो जुड़े हुए थे, या किसी आतंकवादी गुट के लिए कुछ गोला बारूद लेके जा रहे थे। ये भी हो सकता है कि जो उस नौका में सवार लोग थे वो आतंकवादी थे, वो उस गोला बारूद को लेकर जा रहे थे। जैसे कि अभी काफी समय से इंटेलिजेंस इनपुट रही है कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं और भारत आतंक के घेरे में है। अभी राष्ट्रपति ओबामा 26 जनवरी को आने वाले हैं,
तो सुरक्षा चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। दूसरी चीज ये दिखलाता है कि अभी भी आतंकवादी संगठनों को ऐसा लगता है कि भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए समुद्री सीमाएं एक अच्छा रास्ता है बजाय देश की जमीनी सीमाओं के। और जो अच्छी बात है वो ये है कि इस बार इंटेलिजेंस इनपुट थी, तो ये दिखला रहा है कि भारत का जो गुप्तचर संगठन है और जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो अब काम कर रहा है और हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलने लगी है, जिसके बलबूते पर इस खतरे को खत्म कर दिया गया। और बिल्कुल यही बात डीजी कोस्ट गार्ड के नौटियाल ने भी कही थी कि गुड कोऑर्डिनेशन और गुड इंटेलिजेंस की वजह से इस हमले को नाकाम किया गया। लेकिन साथ ही साथ IBN-7 भी कुछ सवाल उठा रहा है जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं वो ये कि क्या पाकिस्तान सरकार इस नाव को लेकर अनजान थी। ये सवाल हमारा पाकिस्तान सरकार से। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते तो क्या आप अनजान थे? आखिर क्यों नाव को विस्फोटकों से उड़ाया गया? अगर इसमें मछुआरे थे, अगर उनको डर नहीं था तो फिर क्यों उड़ाया गया? कौन थे ये लोग? क्या छुपाना चाहते थे नाव में सवार तमाम लोग? 4 संदिग्ध जिन्हें देखा गया उन्होंने इस नाव को उड़ा दिया। अगला सवाल, क्या पाकिस्तानी आतंकी गुट ने भेजी थी ये नाव? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। क्या नए साल पर मातम की सौगात देना चाहते थे? ये भी एक सवाल है जो कि हम उठा रहे हैं और इन सभी सवालों के जवाब मिलना भी जरूरी है। बहरहाल मुद्दा